ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਟਲਸ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ, ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਟ੍ਰੇਨ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਨਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਸਟਿਕਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੋਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇਟ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਗੇਨ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲਾਸਟਿਕਸਿਟੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬॉडी है जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, उन पुल कर रहे हैं और उसकी जो लेंथ है वो इनक्रीज़ हो गई, बट मटीरियल की प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट करता एक्सटर्नल फोर्स ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲਾਸਟਿਕਸਿਟੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੋਲ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ रबड़। दैन जो स्टील की इलास्टिक है, जो स्टील है इज़ मोर इलास्टिक दैन सिमिलर पीस ऑफ रबड़। यानी कि अगर आपां नूं किसी मटीरियल ਨੂੰ डिफॉर्म करने ਲਈ ज़्यादा फोर्स चाहिए है, दैन उस मटीरियल की इलास्टिकसिटी भी ज़्यादा होगी। दैन प्लास्टिकसिटी की होगी, ਜਦੋਂ कोई मटीरियल ਤੇ ਆਪਾਂ फोर्स ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ पुल करते हैं बट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ वापस ना आ सके। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। अगर आप इस जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स में हटा लवेंगे, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स में हटा लवेंगे बट उसकी जो लेंथ है जो उसकी शेप है वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन के वापस ना आ सके, वो कि उस मटीरियल की प्लास्टिकसिटी, यानी कि मटीरियल प्लास्टिक है। जो ये नैक्सट है टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की है स्ट्रैस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी कि कोई मटीरियल आप पुल कर रहे हैं, अगर उसकी आप फोर्स जो पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप पुलिंग फोर्स हटा देवेंगे दैन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के वापस आ जाऊ, यानी कि वो इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रैस है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल की होंगी है स्ट्रेन, यानी कि जिन्नी आप स्ट्रैस इनक्रीज़ करांगे उन्नी वो स्ट्रेन इनक्रीज़ होगी। यानी कि उसकी बॉडी के स्ट्रेन की सी चेंज इन डिमेंशन, यानी कि उसकी जो साइज़ है, उसके डिमेंशन ने उस उन्ना ही चेंज आएगा जिन्नी आप उसे स्ट्रैस लगावांगे। यानी कि स्ट्रैस अपॉन स्ट्रेन किया कॉन्सटेंट, स्ट्रैस अपॉन स्ट्रेन किया जी कॉन्सटेंट, इक्विवेलेंट टू कॉन्सटेंट। जो कॉन्सटेंट है इसमें कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिकसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिकसिटी। दैन जो नैक्सट टॉपिक है वो इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस की है जी, ये रेशो है स्ट्रैस तो स्ट्रेन की, यानी कि कितनी स्ट्रैस आपको चाहिए है किसी बॉडी के स्ट्रेन पैदा करने लिए, यानी कि जो अगर आप किसी बॉडी के डिमेंशन चेंज करने हैं तो आपको कितनी स्ट्रैस चाहिए है, यानी कि स्ट्रैस की डिमेंशन के चेंज है, स्ट्रेन की डिमेंशन के चेंज है, डिमेंशन चेंज करने लिए आपको कितनी स्ट्रैस चाहिए है। ठीक है जी, एक किस डिपेंड करूगी मटीरियल किहड़ी स्ट्रैस के अंडर है,
यानी कि वो टेंजाइल स्ट्रेस के अंडर है, कंप्रैसिव स्ट्रेस के अंडर है, ये उत्ते डिपेंड करूगा। दैन जी रेशो है स्ट्रेस तो स्ट्रेन की, यानी कि स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटीरियल। इलास्टिक मॉडुलस उन्ना ही ज़्यादा होएगा जिन्नी कि आपां नूं स्ट्रेस चाहिए किसी बॉडी के स्ट्रेन नूं डिवेलप करने लई। जिन्नी आपां नूं स्ट्रेस ज़्यादा चाहिए उन्ना ही इलास्टिक मॉडुलस कितना होगा, ज़्यादा होगा। जो नैक्सट है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की है जी, किसी मटीरियल जो किसी मटीरियल दे विच टेंजाइल स्ट्रेस लग रही है या कंप्रैसिव स्ट्रेस लग रही है, दैन जी स्ट्रेन की मैगनीट्यूड होगी वो सेम होगी। जन जी रेशो है टेंजाइल स्ट्रेस ते स्ट्रेन, टेंजाइल स्ट्रेन की एंड कंप्रैसिव स्ट्रेन की इज इक्विवेलेंट टू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस किस नाल डिनोट करते हैं आप, वाई दे नाल। क्लीयर है जी। जो नैक्सट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, इसनों किस नाल डिनोट करते हैं, जी नाल। एक ही है शेयर मॉडुलस ऑफ मटीरियल, किसी शेयर मॉडुलस क्या किसी मटीरियल का विद इन इलास्टिक एलिमेंट कि ये रेशो है शेयर स्ट्रेस तो शेयर स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेन किस नाल डिनोट करते सी, फाई नाल, एंड स्ट्रेस कितना डिनोट करते सी आपां, सिग्मा एस नाल। इत्थे कि डिनोट किया हुआ एफ एस नाल, इसनों आप सिग्मा एस नाल भी डिनोट कर सकते हैं। जी की है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। और जो इस तो गया बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की है जी, जो आप किसी बॉडी के सारी साइडों तो फोर्स या स्ट्रेस फोर्स लगाने तो वो वॉल्यूम के चेंज आता सी। दैन जो कोई मटीरियल डायरैक्ट स्ट्रेस के अंडर है, दैन जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवेलप होगी वो एक ही वो रेशो है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन्हें कहते हैं बल्क मॉडुलस। सो जो नैक्सट टॉपिक है जी उसके आप शेयर स्ट्रेस ते स्ट्रेन की डायग्राम ड्रॉ करांगे। तुसीं डायग्राम दे विच देखोगे एक स्पैसीमन है जिसकी लेंथ दिखाई हुई है, स्पैसीमन है इसकी लेंथ है, इसका टेंजाइल लोड लग रहा है यानी कि इसनों आप पुल कर रहे हैं, जिसनों पुल करांगे जिन्ना इसका इत्थे डायमीटर है जी। नैक्सट पिक दे डायग्राम दे विच तुसीं देखोगे इसका जो लेंथ है वो की होगी इनक्रीज़ होगी। इसकी जो लेंथ है तुसीं देखोगे इस नाल लेंथ इनक्रीज़ होगी बट इसका डायमीटर डिक्रीज़ हो गया, यानी कि इसकी डायमीटर डिक्रीज़ हो रहा बट ये लेंथ इनक्रीज़ हो रही है। एंड इससे अगर होर आप इसको पुल करांगे जो इसका की हो जाएगा नैक फॉर्मेशन तो बाद की हो जाए इतने एक ही हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाए इतने, यानी कि टुट जाएगा एक दूसरे के नालों। इस हुण आप जो इसनों ग्राफ से रिप्रजेंट करांगे स्ट्रेस ते स्ट्रेन के, जिसनों कि कहने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यानी कि एक ग्राफ बनूगा कि मटीरियल दे विच कितना चेंजेस आता जो उस पर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जो तुसीं डायग्राम देख रहे हो इस एक्सरसाइज एक्स एक्सिस साइड की है, एक्सिस साइड की है स्ट्रेस एंड वाई एक्सिस साइड सॉरी एक्स एक्सिस साइड की है स्ट्रेन एंड वाई एक्सिस साइड की है स्ट्रेस। ठीक है जी। नीचे की है स्ट्रेन, अपवर्ड की है स्ट्रेस, यानी कि इधर अगर आप ऊपर वाल मूव करांगे ताकि होगी स्ट्रेस इनक्रीज होगी, अगर इस साइड मूव करांगे एक्स एक्सिस साइड यानी कि स्ट्रेन इनक्रीज होगी। स्टार्टिंग इसकी करांगे आप पॉइंट ओ तो, जो पॉइंट ओ तो ए तक मूव करांगे जी, पॉइंट ओ तक ए तक मूव करांगे जी, इतने की होगा हुक्स लॉ नोवे होगा कि मटीरियल है, यानी कि उस मटीरियल में पुल कर रहे हैं, मटीरियल में पुल कर रहे हैं, जिन्नी उससे स्ट्रेस लगा रहे हैं उन्नी उससे स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब डिमेंशन चेंज हो रहे हैं, यानी कि ओ पॉइंट ओ टू ए इतने की हुक्स लॉ भी होगा, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। then limit up to which stress is directly proportional to strain is called limit of proportionality, यानी कि इसमें कहेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ओ तो लेके ए तक, क्योंकि जितनी स्ट्रेस आप इंक्रीज़ कर रहे हैं उतनी ही स्ट्रेन इंक्रीज़ हो रही है। पॉइंट ओ तो ए की कहेंगे जी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी। पॉइंट बी तो गए, पॉइंट ए तो बी, जो ए तो बी है पॉइंट ए तो बी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि बट मटीरियल रिमेन्स इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब कि अगर आप जो फोर्स है इसनों रिमूव करांगे जो मटीरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाऊगा, यानी कि कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी।
ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ओरिजिनल पोजीशन ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ओरिजिनल पोजीशन ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਗਮਾ ਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਅਪਰ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ हेयर एंड पॉइंट डी इज हेयर, यानी कि सी की अपर यील्ड पॉइंट एंड डी की लोअर यील्ड पॉइंट। जो पॉइंट बी तो अगे मूव करांगे, जो पॉइंट बी तो अगे मूव करांगे, जो पॉइंट बी तो अगे इत्थों मूव करांगे जी आपां, यानी कि उस ते होर फोर्स लगावांगे, यानी कि उन्होंने पुल करांगे या उस स्ट्रैस लगावांगे, तो मटीरियल जिहड़ा वो प्लास्टिक स्टेज दे विच एंटर हो जाएगा। यानी कि जो मटीरियल है जो उस तो आपां लोड है जो उसनों हटावांगे, लोड ਨੂੰ रिमूव करांगे, जो मटीरियल है स्पैसीमन है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ वापस नहीं आऊगा। इलास्टिक लिमिट ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, मटीरियल ਕੀ ਸੀ अपनी ओरिजिनल पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ वापस आ ਜਾਂਦਾ है, बट ਜਦੋਂ प्लास्टिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ एंटर हो गया, लोड रिमूव ਕਰਨ ਤੇ जो मटीरियल आ वो वापस नहीं आएगा, यानी कि वो प्लास्टिक स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर हो चुकिया। एंड पॉइंट सी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੀ ਅਪਰ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਮੀਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾर्ट हो जाता है। कितों तक हो गए, लोअर वैल्यू डी तक, यानी कि डी की है लोअर यील्ड पॉइंट। डी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਿਗਮਾ ਵਾਈ ਐਨ ਸਿਗਮਾ ਵਾਈ ਯੂ, यानी कि ਲੋਅਰ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਐਂਡ ਅਪਰ ਯੀਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਤੋਂ ਈ ਤੱਕ, ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਤੋਂ ਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਤੋਂ ਈ मूव करांगे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ जो स्ट्रैस है वो नहीं इनक्रीज़ हो रही, बट स्ट्रेन की हो रही है, इनक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। ई पॉइंट तो अगे जो है वो है पॉइंट एफ, पॉइंट डी तो ई तो अगे की है पॉइंट एफ। जो पॉइंट ई तो अगे मूव करांगे, जो स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना बोल देंगे इनू, जो पॉइंट अगे तो मूव करांगे इनू की कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना बोल देंगे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, स्ट्रैस भी इनक्रीज़ हो रही है, स्ट्रैस भी इनक्रीज़ होई एकदम, एंड जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ होगी, यानी कि डिमेंशन के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई। जिन पॉइंट एफ ते की है, पॉइंट एफ ते की है अल्टीमेट स्ट्रैस है, यानी कि अल्टीमेट पॉइंट आ गया जिथे स्ट्रैस है जी उन्हें कहांगे अल्टीमेट स्ट्रैस। ये की हुंदा जी, मैक्सिमम स्ट्रैस हुंदी है जिते मटीरियल नूं आपां ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो कि जिहड़ा ये पॉइंट है एफ, इत्थे कोरसपोंडिंग जिहड़ी स्ट्रैस होगी वो अल्टीमेट स्ट्रैस है, यानी कि इस पॉइंट तक आपां किसी मटीरियल नूं ऑपरेट कर सकते हैं। इस पॉइंट तो अगे, पॉइंट एफ तो अगे जो मूव करांगे, पॉइंट एफ तो अगे जो मूव करांगे तो की होगा, नैकिंग जिहड़ी मटीरियल बननी स्टार्ट हो जाएगी। नैकिंग यानी कि डायमीटर तो भी बहुत ज़्यादा, बहुत एक नैक की तरह शेप बन जाएगी। क्रॉस सैक्शनल एरिया जिहड़ा बहुत ज़्यादा घट जूगा, रैपिड रेट नाल घटूगा, यानी कि बड़ी फास्ट घटूगा। उस तो अगे आ गया पॉइंट जी, ब्रेकिंग पॉइंट। जो पॉइंट एफ तो अगे मूव करांगे, पॉइंट एफ तो अगे मूव करांगे, एफ तो लगे जी तक स्ट्रेन बढ़ रही है, यानी कि उसके एलोंगेशन हो रही है, किसी जो स्पैसीमन है वो उसकी लेंथ बढ़ रही है, बट जी स्ट्रैस है वो ग्रेजुअली की हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इट मीन एक्सटेंशन है स्पैसीमन की कंटिन्यूज है, यानी कि वो एक्सटेंड हो रहा है। इस तो बाद कि पॉइंट जी ते आगे होके हो जाएगा जी वो मटीरियल फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि मटीरियल जो उत्थे आके फ्रैक्चर हो जाएगा। ये डायग्राम है जो अपनी स्ट्रैस एंड स्ट्रेन डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ध्यान नाल करना। इसे जो पॉइंट्स नेगे इसमें पॉइंट्स के लिखना है। पहला लिखांगे ओ तो ए, यानी कि इत्थे हुक्स लॉ भी करदा है, दैन लिखांगे ए तो बी, ए इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, दैन बी तो सी अपर यील्ड पॉइंट, एंड दैन के लोअर यील्ड पॉइंट, दैन
ई तो बाद की आ जाता जी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ गया, उस तो बाद की आ गया फ्रैक्चर पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ने जी, पहली ये वर्किंग स्ट्रेस की होंगी है जी, लोडिंग कंडीशन के काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ होंगे तो ये स्ट्रैस है उसनों लोअर रखा जाता है जो अल्टीमेट स्ट्रैस तो होंगी है। अल्टीमेट स्ट्रैस की सी जिथे आके मटीरियल जिस तो अगे आके मटीरियल जो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, अल्टीमेट स्ट्रैस तो मैक्सिमम स्ट्रैस होंगी सी जिस ते आप मटीरियल किसी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी किस तो अगे की होगा मटीरियल फेल, जो मटीरियल है वो फेल हो जाएगा। यानी कि वर्किंग स्ट्रैस की है रेशो मैक्सिमम स्ट्रैस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हुण आप करना फैक्टर ऑफ सेफ्टी की है वो देखांगे। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये रेशो है हील पॉइंट स्ट्रैस ते वर्किंग स्ट्रैस की, ये है माइल्ड स्टील्स ली, यानी कि जो डक्टाइल मटीरियल्स ने। बट ब्रिटल मटीरियल्स के विच होंदा यील्ड पॉइंट होंदा वो डिफाइंड नहीं होंदा, वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होंदा, यानी कि उसदे विच आपां नूं की हुंदे अल्टीमेट जो स्ट्रैस है उन्होंने की करते हैं डिवाइड करते हैं वर्किंग स्ट्रैस के नाल। बट जो डक्टाइल मटीरियल्स होंदा उसदे विच यील्ड पॉइंट डिफाइंड होंदा, उत्थे की लैंदे आपां यील्ड पॉइंट स्ट्रैस लैंदे हैं। कास्ट जो ब्रिटल मटीरियल्स होंदे ने उत्थे की लैंदे आपां अल्टीमेट स्ट्रैस, यानी कि इस तो अगे मटीरियल जो फेल हो जाएगा। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नूं आपां ज़्यादा रखते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो मटीरियल की वेस्टेज होंदी है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा लो रखते हैं तो रिस्क ऑफ फेलियर होंदा है, यानी कि अननैसेसरी कोई भी फेलियर हो सकता है जे अगर आप इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू घट रखते हैं। उस नैक्सट है प्रूफ स्ट्रैस के काफ़ी माइल्ड स्टील मटीरियल्स होंगे ने, उन्होंने यील्ड पॉइंट डिफाइंड होंदा है। बट कई काफ़ी जो कॉपर होंगे अलॉय होंगे ने वो यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं होंदा, यानी कि उत्थे जो मैक्सिमम स्ट्रैस है मैक्सिमम स्ट्रैस लैन लई आपां की करते हैं एक एनालॉगस वैल्यू लैने जिसनूं की कहने आपां प्रूफ स्ट्रैस। वो वैल्यू आपां किद्दां लैने आ, ग्राफ के देख सकते हो जो लाइन सी हुक्स लॉ, यानी कि इस अगर यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं है किसी काफ़ी मटीरियल यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं है, जो माइल्ड स्टील्स ने जिदा कॉपर हो गया ना, नॉन फेरस मैटल्स हो गई, उसके की है जी तुसीं की लओगे एक पैरल लाइन लओगे, ऑफसैट मैथड बोलते इसनूं, तुसीं 0.1% स्टेनलैस या 0.2% ये पैरल लाइन लओगे जो पॉइंट सी आ गया, एक ही है प्रूफ स्ट्रैस, यानी कि तुसीं इसनूं की कर सकते हो मैक्सिमम स्ट्रैस कंसीडर कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। नैक्सट है जी रजिलियंस की है ये स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं इसनूं आपां। रजिलियंस की है ये प्रॉपर्टी है मैटल की जिहदे की एनर्जी स्टोर कर सकती है, यानी कि कोई शॉक नूं या इंपैक्ट नूं हो, मतलब इंपैक्ट या कोई शॉक लग रहा उसनूं रजिस्ट करती है शॉक्स नूं, यानी कि रजिलियंस ऑफ मैटल मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम दे विच कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है विद इन इलास्टिक लिमिट अप टू इलास्टिक लिमिट तक, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक किसी मटीरियल मैटल के कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है जो रजिस्ट करते हैं जो शॉक होंगे ने इंपैक्ट होंगे ने। प्रूफ रजिलियंस की है जी, प्रूफ रजिलियंस वो है भी मैक्सिमम एनर्जी जी स्टोर हो सकती है इलास्टिक लिमिट तक, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है इलास्टिक लिमिट तक की है वो क्या प्रूफ रजिलियंस। एंड ये दोनों टर्मां ने टफनेस तो डिफरेंट ने। टफनेस की है, टफनेस के एनर्जी स्टोर होंगी है, यानी कैपेसिटी होंगी किसी मटीरियल की इलास्टिक ते पिलास्टिक तक अप टू फ्रैक्चर तक। रजिलियंस की सी जो एनर्जी स्टोर होंगी है अप टू इलास्टिक तक, इलास्टिक लिमिट तक, बट टफनेस की है ये अबजॉर्बिंग कैपेसिटी है किसी मटीरियल की इलास्टिक भी एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी अप टू फ्रैक्चर, यानी कि जो टफनेस है कि हैल्प करती है जो अपना लोड है जो आप किसी मटीरियल पर लोड अप्लाई कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट तो ज़्यादा है, यानी कि इलास्टिक लिमिट तो या यील्ड पॉइंट तो जो आप ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहे हैं उत्थे आपां नूं टफनेस नूं स्टडी करने की जरूरत पैंदी है। तुसीं तीन ग्राफ देख सकते हो, जो फर्स्ट है कि ये स्ट्रेन, यानी कि रजिलियंस, यानी कि जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी की है कि इलास्टिक लिमिट है, यानी कि पॉइंट बी तो पहला जो एनर्जी स्टोर हुई है एक ही है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है, इन्हों की कहेंगे रजिलियंस। पर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितने होगी पॉइंट बी तक, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक, एक ही है प्रूफ रजिलियंस। बट टफनेस की है जो जी एनर्जी है
ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪ ਟੂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਐਂਡ ਜੋ ਟਫਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੱਕ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਫਟੀਗ। ਫਟੀਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਜ਼ਾਈਲ ਐਂਡ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਉੱਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਸਟਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੇਗੀਆਂ ਟੈਂਜ਼ਾਈਲ ਐਂਡ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 400 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ 400 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਕਲਸ 10 ਤੋਂ 20 ਕਰਤੇ, ਦੈਨ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ 400 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ 300 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਟੂ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਣ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਟੀਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੈਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ SN ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। SN ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲਓਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਨੇ 10⁻⁴ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਓਪੋਜਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਟੀਗ ਲਿਮਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਲਿਮਿਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਅਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੇਗੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਰੈਸੀਪਰੋਕੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਫਟੀਗ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਲੋਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੀਮ ਹੈ,
ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਰੀਪ। ਕਰੀਪ ਜਨਰਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਇਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਬਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀਪ ਫੇਲਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਰੀਪ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇजेस ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੀਪ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੀਪ, ਥਰਡ ਕੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਰੀਪ। ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? ਕੋਲਡ ਕਰੀਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਤੋਂ B। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ A ਤੋਂ B ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਕਰੀਪ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਕਰੀਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਸ਼ਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਰੀਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੈਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਰਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, यानी कि उत्थे नैक फॉर्मेशन करके उसकी शेप जो डिमेंशन है वो काफ़ी चेंज आ रहा है। ये लास्ट स्टेज है जी करीप की, ठीक है जी। 3 स्टेज नहीं है, फर्स्ट है जी प्राइमरी, सैकेंडरी एंड टर्शरी, क्लियर है जी। नैक्सट है स्टिफनेस। स्टिफनेस की प्रॉपर्टी है मैटल की जो की करती है एडजस्ट करती है डिफॉर्मेशन, यानी कि जो उसकी शेप है तो चेंज ना आए उसमें जो एडजस्ट करती हो कि उस ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਫਨੈਸ। ਇਸਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਟਿਫਨੈਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੀ ਜੀ? ਸਟਿਫਨੈਸ। ਐਂਡ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਡੈਂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈ। एनर्जी स्टोर किस दे विच है जी? जो इलास्टिक मटीरियल्स ने, जो इलास्टिक मटीरियल्स ने उन्होंने विचों एनर्जी स्टोर है। किद्दां कैलकुलेट करते हैं? जो तुसीं ग्राफ देख रहे हो स्ट्रैस ते स्ट्रेन दे विच जो एरिया उसदे अंडर आउंदा है, उस जो एरिया करव दे अंडर हुंदा है वो की हुंदा है? उसदे विच कितनी एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है। यानी कि मान लो कोई रबड़ है, कोई रबड़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ O ਤੋਂ B ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗੀ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ O B ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ? B C O, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नीचे वाला जो मैं सबट्रैक्ट कर देंगे जो अपनी एनर्जी बचूगी इस ए लूप वाली बच जूगी, ठीक है जी। जो फस्ट उसमें डिनोट करते हैं U1 नाल, एंड सैकेंड की है U2, यानी कि U1 की वैल्यू ज़्यादा, U1 की वैल्यू किहड़ी है जो इस कर्व के अंडर है, एंड U2 की वैल्यू किहड़ी जो इस कर्व के अंडर है। अगर इस दे विचों सारे विचों ए सबट्रैक्ट कर देंगे सिर्फ की बचूगा जो हैस्ट एरिया। ये किसी मटीरियल की डैंपिंग प्रॉपर्टी। एंड जिन्नी डेल्टा यू की वैल्यू ज़्यादा होएगी, यानी कि दोनों के विच जो डिफरेंस जिन्ना ज़्यादा होएगा, डेल्टा यू ज़्यादा कदों होएगा जदों नीचे वाला एरिया एक ही होगा घट होए। जिन्ना डेल्टा यू की वैल्यू ज़्यादा होएगी उन्नी की है उस मटीरियल की बैटर डैंपिंग एबिलिटी होगी। उस मटीरियल की जो मैटल्स होंदी हैं उन्हां दे विच जो एरिया डेल्टा यू है निगलीजिबल होंदा है, यानी कि इसलिए जो आपां रबड़ यूज़ करते हैं वाइब्रेटिंग सिस्टम दे विच मैटल्स ने जो उन्होंने विच जो है डेल्टा यू की वैल्यू है वो निगलीजिबल होंदी है। इस करके आप रबड़ यूज़ करते हैं कि वाइब्रेटिंग सिस्टम के विच। जो नैक्सट प्रॉपर्टी है जो हार्डनैस। हार्डनैस की है जी? ये प्रॉपर्टी किसी मैटल की जिहड़ी की करती है रजिस्ट करती है पेनीट्रेशन तो, स्क्रैचिंग तो,
ਕੋਈ ਹਾਰਡਰ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਉਹ ਕੀ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ। ਹਾਰਡਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਨੈਸ ਚੈੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਨੈਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੌਕਵੈਲ ਹਾਰਡਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।